मित्रों, आज का आपका जो टॉपिक है वो है मगध महाजनपद का उत्कर्ष। ठीक, यानी मगध किस तरह से अपने को राज्य में कन्वर्ट किया, एक महाजनपद की कंडीशन से किस तरह वो राज्य के रूप में रूपांतरित हुआ, उसकी क्या बेसिक रीजंस थे, उसके क्या कारण थे, किन किन कारणों से मगध जो है अन्य महाजनपदों से आगे जा सका और किन वजहों से या किन कारणों से अन्य जो महाजनपद थे वो उस कंडीशन में नहीं आ सके जिस कंडीशन में मगध आया। ठीक, तो आज हम मगध की पूरे विकास क्रम को देखेंगे, उसके डेवलपमेंट को देखेंगे कि किस तरह से मगध जो है एक राज्य के रूप में अपने को रूपांतरित किया। ठीक है, पिछली क्लास चूंकि हमारी महाजनपद की क्लास हो रही थी और उसी महाजनपदों में एक महाजनपद आपका मगध है। बाकी महाजनपदों को हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा मगध को लेकर। ठीक है, तो पहला आपका जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष ये आपका टॉपिक है। ठीक है, मगध का उत्कर्ष। तो सबसे पहले देखिए हम मैप को देखेंगे। मैप आप लोग बना लीजिए और मैप के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करिए। और सभी लोग जल्द से जल्द जो है क्लास से जुड़ जाएं जो है। और बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास जो है वो पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लास है और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा आप लोग जो है। ठीक है, कि क्या कारण था जिसकी वजह से मगध का उत्कर्ष हुआ। अब देखिए ये आपकी ये गंगा रिवर है, ये गंगा रिवर है। मगध की कंडीशन कहाँ है, ये आपका क्या है मगध। देखिए कहते यहां पे आपका क्या है मगध है। ये आपका जो है अंग महाजनपद है। यहां पर अंग महाजनपद था जो सबसे पूर्वी महाजनपद है। ठीक, ऊपर में आपका वज्जी संघ है। ऊपर कौन सा संघ है, वज्जी संघ है। ठीक, यही तराई में आपका कौशल महाजनपद है जो वर्तमान फैजाबाद मंडल में पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आपका काशी है, काशी महाजनपद। अभी हम केवल उन महाजनपदों की बात करेंगे जिनका संबंध मगध से है। यहाँ पर आपका अवंती महाजनपद है और जस्ट ऊपर यहाँ पर आपका वत्स महाजनपद है जो इलाहाबाद में था। ठीक है, चलिए इतने महाजनपदों की चर्चा हम। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई है। ठीक है, लेकिन आप सभी लोग फिर से जुड़ जाइए, लिंक को शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में जो है, सभी लोग लाइव हो जाइए। क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। हम बात कर रहे थे मगध के उत्कर्ष पर। ठीक है, कि मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ, यानी मगध ही अन्य 16 महाजनपदों में क्यों एक श्रेष्ठ राज्य के रूप में यानी एक स्टेट के रूप में कैसे वो डेवलप हुआ। एक ठीक एक माने डिस्ट्रिक्ट की जो प्रशासनिक इकाई थी उससे एक स्टेट में कैसे वो कन्वर्ट हुआ। तो आज का जो क्लास है वो पूरी तरह से आपके मगध महाजनपद के उत्कर्ष पर डिपेंड है। तो हम ये देखेंगे कि मगध के उदय यानी मगध के आगे जाने में कौन कौन से रीजन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, कौन कौन से रीजन उसके लिए उत्तरदायी थे। आज उसी की चर्चा की जाएगी। तो सभी लोग जुड़ जाइए क्लास से जो है और कोशिश करिए और लोगों को जोड़ लीजिए। कोई ठीक है, चलिए चलिए मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूं। आज का टॉपिक है मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष।
तो मैं इसके लिए बात कर रहा था कि भाई मगध के उत्कर्ष को अगर जानना है कि मगध का डेवलप कैसे हुआ, मगध कैसे अपने को एक स्टेट के रूप में कन्वर्ट किया, इसके लिए सबसे पहले हमें मगध का एक मैप आपको दिखाना पड़ेगा कि मगध की जियोग्राफिकल कंडीशन क्या थी। ठीक है, तो इसके लिए आप भारत का पहले मैप बना लीजिए। देखिए इस तरह से आपका जो है मैप बन गया है। ठीक है, और सभी लोग जो है क्लास से जुड़ जाइए। अब देखिए कहते हैं कि मगध की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो ये है। ठीक, यहाँ पे क्या है, मगध है। ठीक, यहाँ पे आपका क्या है, अंग महाजनपद था, अंग महाजनपद। इधर ऊपर जाएंगे तो आपका वज्जी संघ है। कौन सा संघ है, वज्जी संघ है। ठीक है, इसके बाद बगल में आपका जो है कोशल, कोशल महाजनपद है, कोशल महाजनपद जो फैजाबाद मंडल में पड़ता है। मगध से पश्चिम आएंगे तो यहां पर गंगा के किनारे आपका काशी महाजनपद, काशी, वाराणसी से ऊपर आइए इलाहाबाद की तरफ कौशाम्बी में तो यहाँ आपका वत्स महाजनपद था। ठीक है, और यहाँ मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद है, मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद था। ठीक है, अब देखिए कहते हैं कि यहां पर हमें देखना है कि मगध के रिस्पॉन्सिबल रीजन क्या है, यानी मगध के उत्कर्ष के कारण क्या है। ठीक है, तो हम पहले आपको कारण लिख दे रहे हैं, मगध के उत्कर्ष का कारण क्या है। तो पहला कारण है भौगोलिक कारण। हम पहले मेन चीजें आपको दिखा दे रहे हैं। मगध के उत्कर्ष का पहला कारण क्या है, मगध की जियोग्राफिकल कंडीशन, यानी मगध की भौगोलिक स्थिति, मगध की भौगोलिक स्थिति उसके विकास का पहला कारण है। ठीक है, दूसरा है खनिज संसाधनों से, खनिज संसाधन, खनिज संसाधन। तीसरा है वैदिक धर्म का प्रसार न होना। अभी आप ये मेन चीजें देखिए, इसके बाद मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं। वैदिक संस्कृति का प्रसार न होना, वैदिक संस्कृति का प्रसार न होना, वैदिक संस्कृति का प्रसार न होना। चौथा राजा की व्यक्तिगत योग्यता, यहाँ के राजाओं की व्यक्तिगत योग्यता जो थी वो भी इनके विकास का कारण है, राजा की व्यक्तिगत योग्यता। पांचवा हाथियों का बेहतर उपयोग, हाथियों का बेहतर उपयोग, हाथियों का बेहतर उपयोग। छठा नवीन तकनीक, नवीन तकनीक एवं फसल पद्धति का उपयोग, नवीन तकनीक एवं फसल पद्धति का उपयोग। एक चीज आप लोग मित्रों बहुत गौर से समझिएगा, आज आपका कॉन्सेप्चुअल वीडियो है और ये पूरी तरह से एक तरह से आप समझिए तो ये मेंस का टॉपिक है। ठीक है, प्री के इक्का दुक्का क्वेश्चन कभी यहां से पूछे जाते हैं, तो आप जो है इस वीडियो को, इस क्लास को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। हालांकि यहाँ प्री से भी क्वेश्चन आता है तो, लेकिन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है भाई, क्लास तो ऑलरेडी आपकी प्री की है, लेकिन हम जिस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो कहीं न कहीं आपके मेंस की क्लास से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि यहीं पे हम डिस्कस करेंगे और मैप आपके सामने होगा। देखिए कहते हैं कि किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ते हैं
तो आपके नजर में एक चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए, एक चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए, वो क्या है? कहते हैं कि सबसे पहले किसी भी व्यवस्था में, किसी भी नई विचारधारा, किसी भी सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, ये जो डेवलपमेंट होता, भाई किसी भी डेवलपमेंट को यानी विकास को आप कैसे मापते हो? भाई हम देखते हैं कि कल्चर में क्या परिवर्तन आया, हम देखते हैं कि भौतिक संसाधनों में क्या परिवर्तन आया, हम देखते हैं कि सोसाइटी में क्या परिवर्तन आ रहा है, हम देखते हैं राजनीति में क्या परिवर्तन आ रहा है। तो जो विकास की संकल्पना है उसको किस नजरिए से देखना चाहिए? हम जैसे पढ़ते हैं, जब आप एक विद्यार्थी के रूप में कंपटीशन लाइफ में आते हो तो आप चीजों को अलग अलग करके पढ़ते हो। आप पता चला इंडस वैली अलग पढ़ रहे हो, आप जो है वैदिक कल्चर को अलग पढ़ रहे हो, उत्तर वैदिक को अलग पढ़ रहे हो, महाजनपद काल को अलग पढ़ रहे हो। ऐसे नहीं पढ़ा जाता। मेंस की जो स्टडी होती है वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है। वो कहा जाता है ना कि उसको जोड़कर देखना चाहिए, एक सभ्यता को दूसरे सभ्यता से जोड़कर पढ़ना चाहिए। तो यहां पर आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, कैसे आपके स्टडी होनी चाहिए। देखिए, हमें मगध का उत्कर्ष देखना है तो सबसे पहला फोकस हमारा होगा यहां के आर्थिक विकास पर। सबसे पहला फोकस किस पे होगा? आर्थिक विकास पर। अब देखिए, आर्थिक विकास पर, क्योंकि किसी भी राज्य का, किसी परिवार का, किसी घर का, किसी गांव का, किसी जनपद का जो डेवलपमेंट होता है वह अगर किसी पे डिपेंड होता है तो वह होता है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। कहा जाता है कि महिला सशक्तिकरण हो जाए तो महिला सशक्तिकरण की सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? आर्थिक सशक्तिकरण। अगर महिला को आर्थिक रूप से सशक्त कर दीजिए तो हर मामले में, हर क्षेत्र में ऑटोमेटिक सशक्त हो जाएगी। उसी तरह हमें जो है, हमारा पढ़ने का जो नजरिया होना चाहिए वो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि भाई कौन सा वो की पॉइंट है जिसके परिवर्तन होने से सारी चाबियां ऑटोमेटिक बदल जाती हैं। बात समझ रहे हैं नहीं? यानी वह लॉक का कौन सा पॉइंट है जिसके चेंज होने से सारे लॉक ऑटोमेटिक क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो वो है आपका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। मगध का जो उत्कर्ष हुआ, मगध का जो उत्कर्ष हुआ उसका सबसे बड़ा पॉइंट यह था कि मगध ने अन्य महाजनपदों से अपने आप को आर्थिक रूप से क्या कर लिया? संपन्न कर लिया। अब देखिए, हम एक ग्राफ आपको बना दे रहे हैं, उसके बाद देखेंगे। कहते हैं कि आर्थिक विकास जो है यह सामाजिक विकास को जन्म देता है। किसको जन्म देता है? सामाजिक विकास को। आर्थिक विकास किसको जन्म देता है? सामाजिक विकास को जन्म देता है। अब देखिए, जैसे मान लो आप दरिद्र हो, आप गरीब हो, आप सपोज करिए आप बहुत ही इकोनॉमिकल वीक तौर, माने इकोनॉमिकल तौर पर आप बहुत ही वीक हो। अगर आप सपोज करिए आईएएस बन जाएं, एकाएक अगर आप आईएएस बन गए तो आपका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड चेंज हुआ, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के साथ साथ आपका सोशल बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। अब देखिए, जैसे ही सोशल बैकग्राउंड चेंज होगा आपके सांस्कृतिक लक्षण बदल जाएंगे। यानी आप जो है खान पान, रहन सहन, पहनावा, सब कुछ आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो इकोनॉमिकल चेंज जो है वो सामाजिक चेंज को, यानी सामाजिक विकास को जन्म देता है, और सामाजिक विकास जो है आपके सांस्कृतिक परिवर्तन को जन्म देता है। सांस्कृतिक परिवर्तन को जन्म देता है। सांस्कृतिक परिवर्तन को जन्म देता है। सांस्कृतिक परिवर्तन के साथ साथ विचारधारा स्तर पर बदलाव देखता, विचारधारा में परिवर्तन को जन्म देता है। विचारधारा में परिवर्तन को जन्म देता है। और जब ये विचारधारा बदलती है तो आपका राजनैतिक स्तर भी क्या होता है? बदल जाता है। राजनैतिक स्तर में भी तब परिवर्तन देखा जाता है। यानी ओवरऑल हम कहें तो आर्थिक विकास सामाजिक विकास को जन्म देता है, सामाजिक परिवर्तन इसको कह सकते हो, इसको जन्म देता है, और सामाजिक परिवर्तन ही आपके सांस्कृतिक यानी विचारधारा और राजनैतिक परिवर्तन को जन्म देता है। तो ओवरऑल हमें फोकस किस पे करना है? और हमें फोकस करना है किस पे? आर्थिक विकास पे, कि मगध किस तरीके से अपने इकोनॉमिकल पॉइंट को अन्य महाजनपदों की सापेक्षता में मजबूत कर लिया, और वह मजबूती मगध को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक यानी हर स्तर पर क्या कर दिया? मजबूत कर दिया। कहते हैं मगध की जो आर्थिक मजबूती थी उसी का उपयोग करके मगध ने अपने सामाजिक लेवल को भी बढ़ा लिया, अपने राजनीतिक स्तर को मजबूत कर लिया, प्रशासनिक, सैनिक, हर तौर पर मगध क्या हो गया? मजबूत हो गया। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे मगध जो है इसका प्रॉफिट लेता है, कैसे इसका लाभ लेता है।
आप यहां पर मगध की कंडीशन को देख लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए मैप को इधर रखते हैं। देखिए यहां आपका मगध है। अब इसे ध्यान से समझिएगा। पहला कारण हमने बताया मगध के उत्कर्ष का भौगोलिक कारण। मगध के उत्कर्ष का पहला रीजन क्या था? उसकी जियोग्राफिकल कंडीशन, यानी भौगोलिक कारण। मगध के उत्कर्ष का पहला कारण क्या है? भौगोलिक कंडीशन। अब देखिए किस तरह से आप इसको डिस्क्राइब करेंगे। देखिए कहते हैं जो मगध है, ये देखिए ये 3 नदियों से घिरा है। कितने नदियों से? 3 नदियों से। 3 नदियां कौन कौन सी हैं? गंडक है, गंडक, सोन नदी और गंगा नदी। ये 3 नदियों से घिरा हुआ है, ठीक। चलिए तो पहले नदियों से घिरे होने का प्रॉफिट हम देखते हैं। किस तरह से नदियों से घिरे होने का क्या लाभ है, इसका प्रॉफिट क्या है, यानी नदी से घिरे होने का मगध को लाभ क्या है, किस तरह से मगध जो है इसका प्रॉफिट लेता है, ठीक है। पानी। अब देखिए कहते हैं कि सबसे बड़ा जो प्रॉफिट है नदी से घिरे होने का, वो सबसे पहला लाभ है सामरिक लाभ। पहला लाभ कौन सा है? सामरिक लाभ, ठीक। सामरिक लाभ का मतलब है कि मगध जो है नदी से घिरे होने की वजह से अन्य आक्रमणकारियों से क्या था? सुरक्षित था। भाई आपको ये पता है कि यहां पर अंग महाजनपद है, पूरब में इसके क्या है? अंग है, पश्चिम में क्या है? काशी महाजनपद है, ठीक है। तो 3 तरफ से नदियों से घिरे होने का सबसे बड़ा फायदा इसको क्या था? सामरिक फायदा है, ठीक। यानी सुरक्षा की दृष्टि से नदियों से घिरे होने का लाभ मगध को प्राप्त था, ठीक। नदियों का सबसे पहला लाभ। दूसरा, उपजाऊ क्षेत्र प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि मगध ही क्यों उत्कर्ष कर सका, उसका एक सबसे बड़ा कारण यह बताया जाता है। कहा जाता है गंगा घाटी को 3 भागों में बांटा जाता है। गंगा घाटी आपकी 3 भागों में बटी हुई है, और जो गंगा घाटी है ये आपकी स्टार्ट होती है गंगा गौमुख से लेके आपके झूसी, प्रयागराज में झूसी एक स्थान है, यहां तक आपकी जो गंगा घाटी उसे उच्च गंगा घाटी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यानी अपर गंगा वैली उसको बोला जाता है। इसके बाद झूसी से लेके पश्चिम बंगाल के पश्चिमी बॉर्डर तक, यानी यहां से लेके पश्चिम बंगाल के पश्चिमी बॉर्डर तक आपकी मिड गंगा वैली है, यानी मध्य गंगा घाटी। और पश्चिमी बॉर्डर से, यानी पश्चिम बंगाल के पश्चिमी बॉर्डर, यानी बर्नपुर जो जिला है वहां का, वहां से लेके गंगा जहां गिरती है उसे कहते हैं लोअर गंगा वैली, यानी निम्न गंगा घाटी। तो गंगा घाटी को 3 भागों में बांटा गया है। तो कहा जाता है कि सबसे उत्पादक जो क्षेत्र है वो मिड गंगा वैली है। मिड गंगा वैली सबसे अधिक प्रोडक्टिव बेल्ट है। क्यों? उसका रीजन है रिहे का लोगों ने उपयोग कृषि यंत्रों के रूप में करना शुरू कर दिया। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि उसका सबसे अधिक फायदा उत्तर के महाजनपद क्यों नहीं ले पाए? क्यों मिड गंगा वैली के लोगों ने, यानी मगध जैसे महाजनपदों ने उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे लिया? उसका रीजन ये था कि जो ये उच्च गंगा घाटी है, यहाँ की जो मिट्टी है इसके बालू के कण जो है वो ज्यादा बड़े हैं। बालू के कण क्या हैं? बड़े हैं। और यहाँ पर जो बालू के कण हैं वो छोटे हैं। ये बलुई दोमट मिट्टी का क्षेत्रफल है। कहते हैं इसकी वजह से भाई जुताई गहरी तो यहां भी हो पाई, लेकिन उस मिट्टी में पानी के रुकने की जो क्षमता है वह इसकी सापेक्षता में कम है। यानी नमी जो है वो इन क्षेत्रों में क्या है? मध्य गंगा घाटी की सापेक्षता में कम थी, जिसकी वजह से फसलों का बेहतर उत्पादन उच्च गंगा घाटी में नहीं हो पाया। और इस वजह से फसलों का बेहतर उत्पादन कहां हुआ? गंगा घाटी में हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय नदियों के बेसिन को ही एक कृषि क्षेत्र के रूप में उपयोग किया जाता था। कहा जाता है कि नदी जब बढ़ती थी, बेसिन से बाहर आती थी,
तो जो क्षेत्र नदी का बाढ़ युक्त होता, जिसे आप खादर भूमि कहते हो, ठीक है, आप बहुत ज्योग्राफी में पढ़े होंगे खादर और बांगर भूमि। तो खादर भूमि जो होती है, जहां पे नदी का बाढ़ वाला पानी जाता है और फिर नदी जब बेसिन में आ जाती है, तो उस बाढ़ वाले क्षेत्र में जो नमी माने उत्पन्न होती थी, उसका कृषि के रूप में उपयोग किया जाता था, और नदियां ही सिंचाई का मुख्य साधन होती है। तो ये जो कंडीशन है वो मगध के लिए कहीं ज्यादा क्या थी, बेहतर थी, क्योंकि मगध जो है 3 तरफ से नदियों से क्या था, घिरा हुआ था। इस वजह से एक तो इसके लिए उपजाऊ मैदान का एरिया ज्यादा था, ठीक, उपजाऊ मैदान का एरिया ज्यादा था, जो नमी युक्त था, जो बेहतर फसलों का उत्पादन दे सकता था। तो कहा जाता है इससे एक हमने कहा कि उपजाऊ क्षेत्र प्राप्त हुआ। लेकिन दूसरा कारण यह भी था कि ये नमी युक्त होने की वजह से ये एक बड़े जंगल के रूप में कन्वर्ट हो गया था। एक बहुत बृहद जंगल भी यहां पर डेवलप हुआ, क्योंकि बलुई दोमट मिट्टी में सामान्यतः अगर नमी और रोशनी प्रकाश दोनों हो तो एक बड़ा जंगल का दायरा भी यहां डेवलप हुआ था। लेकिन इस जंगल का बेहतर उपयोग मगध के लोगों ने किया। कहा जाता है कि यहां पर मगध ने सबसे बड़ा बेनिफिट जो लिया वो ये लिया कि इन जंगलों की भूमि को मगध के लोगों ने साफ किया। इन जंगलों में हाथियां रहा करती थी। कहा जाता है कि लोहे का सबसे बेहतर उपयोग मगध के लोगों ने किया। और यहां पर पुरातात्विक उत्खनन में यानी आर्कियोलॉजिकल रिसर्च जब यहां पर किया गया मित्रों, तो ये देखा गया कि यहां पर बहुत बड़ी मात्रा में लोहा पाया गया, और वह लोहा सामान्य रूप से कटार और फावड़े के रूप में है, और ये दोनों कृषि यंत्र हैं। कहा जाता है कटार का उपयोग यहाँ के पौधों की यानी जंगलों की कटाई के लिए किया गया, और इन जंगलों में जो हाथियां थी उनको मगध के लोगों ने क्या किया, पालतू बना लिया। तो हाथियों ने भी मगध को 2 तरह से लाभ पहुंचाया। एक, हाथियों की सेना का निर्माण किया गया, और मगध में हस्त सेना सबसे प्रमुख सेना हुआ करती थी। दूसरा, इस जंगल की लकड़ियों को साफ करने में भी हाथियों का बेहतर उपयोग किया गया। तो इसकी वजह से उन्होंने, कहा जाता है कि इनकी जो बौद्धिक क्षमता थी, इनकी जो टेक्नोलॉजी थी, वो कहीं न कहीं अन्य महाजनपदों से क्या थी, बेहतर थी। और इन्होंने हर चीज का बड़ा बेहतर तरीके से क्या किया, उपयोग किया, यूटिलाइजेशन किया, जिसकी वजह से मगध जो है आर्थिक रूप से अन्य महाजनपदों से क्या हुआ, संपन्न हो गया। तो यहां पर एक हमने आपको बताया कि इसका एक बड़ा फायदा, नदियों का एक दूसरा बड़ा फायदा क्या हुआ कि उपजाऊ क्षेत्र का प्राप्त होना, यानी उपजाऊ क्षेत्र यहां पर क्या हुआ, प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए, तो एक उपजाऊ मैदान यहां पर प्राप्त हुआ। इस उपजाऊ मैदान का हमने आपको बताया कि इससे क्या होता है। अब देखिए, कहते हैं जब उपजाऊ मैदान होगा तो उत्पादन क्या होगा, अधिशेष होगा। उत्पादन किस में बदलेगा, अधिशेष उत्पादन में बदलेगा। ये भाई अधिशेष उत्पादन होगा, यानी अतिरिक्त प्रोडक्शन होगा। अब ये अतिरिक्त प्रोडक्शन होगा तो अतिरिक्त प्रोडक्शन से 2 लाभ होगा। एक, व्यापार बढ़ेगा, भाई आपके उत्पादन में खाने से अधिक होगी। अब कर की संख्या बढ़ेगी तो राजा का राजकोष क्या होगा, मजबूत होगा। राजा का राजकोष क्या होगा, मजबूत होगा। अब जब राजा का राजकोष मजबूत, देखिए आपको शुरू में बताया कि भाई आर्थिक डेवलपमेंट अन्य परिवर्तन को क्या करता है, पॉसिबल बनाता है। यहां पर आप देखिए, इस आर्थिक परिवर्तन ने कहीं न कहीं राजनीतिक परिवर्तन को जन्म दिया कि नहीं दिया। इस आर्थिक परिवर्तन की वजह से ही तो राजनीतिक परिवर्तन हुआ। अब सोचिए सामाजिक परिवर्तन कैसे हुआ। भाई सामाजिक परिवर्तन यह हुआ कि जब आर्थिक उत्पादन बढ़ेगा, आर्थिक उत्पादन जब बढ़ेगा मित्रों, तो गरीबी घटेगी कि नहीं घटेगी, गरीबी घटेगी। अब जब गरीबी घटेगी, गरीबी घटी कैसे, भाई सेना की संख्या बढ़ेगी तो मगध के लोगों को ही तो सेना में शामिल किया जाएगा। कहा जाता है बिंबसार यानी मगध का जो पहला वंश है, हर्यक वंश, पहली बार इसी वंश ने अस्थाई सेना का गठन किया। इसके पहले मलेशिया सेना होती थी। इसके पहले की सेना को क्या कहते थे, मलेशिया, मलेशिया कहा जाता था। और यह मलेशिया सेना जो होती थी यह अस्थाई सेना थी। कैसी सेना थी, अस्थाई सेना। अस्थाई सेना का मतलब है कि युद्ध के समय निर्मित की गई सेना। जब युद्ध होने को होता था तब जो सेना गठित की जाती थी तो उसे मलेशिया सेना कहा जाता था। और यह परंपरा कब से चली आ रही थी, ऋग्वैदिक काल से यह परंपरा चली आ रही है। क्योंकि आपने देखा है कि ऋग्वैदिक काल में जब कबीलों में युद्ध होता था
तो समिति जो है उस कबीले में से एक मुखिया चुनती थी जिसे राजा कहा जाता था, और युद्ध होने के बाद सारे कबीले फिर से एक समान हो जाते थे, यानी वहां भी सेना और राजा का चुनाव अस्थायी होता था। तो यह परंपरा कहीं न कहीं 600 बीसी तक चलती रही। 600 बीसी में सबसे बड़ा जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ वह सेना का अस्थायी होना हुआ। सेना को अस्थायी किया किसने? हर्यक वंश ने। मगध में हर्यक वंश जिसका राजा बिंबिसार है, तो वह अब अस्थायी सेना का गठन हुआ तो मगध के लोगों में से ही तो सेना का निर्माण होगा। तो इस सेना जो अभी तक गरीब थी, बेरोजगार थी, वह सेना अगर वह लोग वहां की जनता अगर सेना में कन्वर्ट हुई तो उसका सामाजिक परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? एक सोशल स्टेटस का चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो यह परिवर्तन कहां से आया? आर्थिक परिवर्तन से आया। इस आर्थिक परिवर्तन ने ही सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को क्या किया? जन्म दिया। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग एक बार ओके करिए, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और थोड़ा सा देखिए मित्रों, आपसे गुजारिश हमारी है कि आप अपनी संख्या को कम से कम 100 तक पहुंचाइए। कम से कम 100 तक आप लोग पहुंचाने की कोशिश करिए। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, लेट हुई है क्लास, बट मुझे उम्मीद है कि आप जरूर सपोर्ट करेंगे। चलिए कोशिश करते हैं हम। अब देखिए, तो इस हमने आपको यहां पर समझाया कि भाई इस उपजाऊ परिवर्तन ने क्या परिवर्तन दिया। अब देखिए नदियों का दूसरा लाभ क्या है? भाई नदियों का तीसरा लाभ क्या है? नदी का तीसरा लाभ क्या है? नदियों का तीसरा लाभ है जल परिवहन। जल परिवहन, चूंकि पहले क्या होता था? जल परिवहन के रूप में उपयोग पहले यह होता था कि भाई सामान्य रूप से आज भी आपके व्यापार का मैक्सिमम जल परिवहन के रूप में ही होता है। पहले व्यापार का मुख्य स्वरूप यही था कि नदियों को ही व्यापारिक परिवहन के रूप में उपयोग किया जाता था। तो नदियों से घिरे होने का मगध को एक बड़ा लाभ ये हुआ कि इस जल का उपयोग उसने अपने व्यापारिक परिवहन के लिए किया। दूसरी चीज कहते हैं सिंचाई सुविधा एवं पेयजल। नदियों से घिरे होने का अगला लाभ है सिंचाई सुविधा एवं पेयजल। पहले नदी के पानी ही पेयजल के रूप में उपयोग किए जाते थे। तो इतना लाभ तो मगध को नदियों से घिरे होने का मिल गया। इतना लाभ जो है मगध को क्या हुआ? नदियों से घिरे होने का हुआ। ठीक। अब देखिए कहा जाता है कि अब देखिए मित्रों, अब आपके दिमाग में एकदम फीड होना चाहिए। आप रटने की कोशिश मत करिए प्लीज। यहां पर आप चीजों को समझने की कोशिश करिए बस। क्योंकि जो समझते हैं ना कि इतिहास जो है तिथियों का इतिहास होता है। कुछ विद्यार्थी कहते हैं नहीं इतिहास तो डेट्स का होता है। डेट्स का नहीं, डेट्स का इतिहास तब होता है जब आपके पढ़ने का तरीका गलत होता है। आप बस गौर से समझिए। आप कल्पना करिए आंख बंद करके, कोई गांव है, अगर उसके बगल में कोई नदी बह रही है तो वह नदी उस गांव को किस तरह से सपोर्ट कर सकती है, किन किन तरीकों से सपोर्ट कर सकती है। तो आप देखेंगे कि भाई वह नदी उस गांव को सुरक्षा भी देगी। भाई कोई दूसरा गांव वाला हमला करेगा तो वह नदी कहीं न कहीं उस हमले को रोकेगी। भाई उस नदी के आप पुल बनाओगे, नाव बनाओगे, तब तो आप हमला करोगे। दूसरा, एक उपजाऊ क्षेत्र का डेवलपमेंट करेगी वह नदी। आज भी आप जाइए देखिए भारत में जो गांव नदियों के किनारे बसे हैं वहां पे आप वृक्षारोपण पाओगे। उन नदियों के तराई भाग का उपयोग जो है वहां फसल के रूप में किया जाता है। आज भी हमारे लोगों के यहाँ भी होता है। ठीक। जल परिवहन का रूप, भाई नदियों से ही नहरों का निर्माण होता है जो सिंचाई साधन के रूप में उपयोग आते हैं। इसका भी लाभ आपको दिखेगा। अब तो आज के डेट में नदियों के पानी को जल विद्युत के रूप में उपयोग किया जाता है। भाई पनबिजली का निर्माण भी हो रहा है। वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में नदियों का उपयोग कई तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, बांध के रूप में, जल विद्युत माने बिजली के निर्माण के रूप में। हालांकि उस समय ये व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मैं सोचने की बात कर रहा हूं, आप सोचेंगे कैसे चीजों को। अब देखिए दूसरा कहते हैं भौगोलिक रीजन में। अभी हमने एक रीजन की बात किया, नदियों से घिरा होना। मगध क्या था? 3 तरह से नदियों से क्या था? घिरा था। अब देखिए कहते हैं मगध की राजधानी बनी क्या? राजगिरी।
मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। तो मगध की जो राजधानी थी राजगृह, राजगृह जो है यह राजधानी भी 5 पहाड़ियों से घिरी थी, 5 पहाड़ियों से घिरी थी। कितनी पहाड़ियों से? 5 पहाड़ियों से। इन 5 पहाड़ियों में जो सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी है वो है विपुलगिरी, विपुलगिरी। दूसरा है आपका उदयगिरी, उदयगिरी। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे मगध जहां पे है वो चारों तरह से राउंड में है, पूरी ये पहाड़ियां जो है ये व्यवहारगिरी, सोनगिरी, ये पूरब में पड़ते इसके, ठीक है। कहते हैं यहां पर जो व्यवहारगिरी है ये पूरब में पड़ेगी, व्यवहारगिरी, और सोनगिरी, सोनगिरी और रत्नागिरी, रत्नागिरी, ये 5 पहाड़ियों से क्या है? घिरा है, ठीक है। अब देखिए भौगोलिक लाभ में 2 लाभ हमने आपको बताया, एक लाभ नदी से घिरा होना, दूसरा लाभ पहाड़ियों से घिरा होना, ठीक। पहाड़ियों से घिरे होने का जो लाभ है यह 2 रूपों में आप देखेंगे। एक, पहाड़ियों से घिरे होने का जो सबसे बड़ा लाभ था वो सामरिक लाभ है। कैसा लाभ है? सामरिक लाभ है, ठीक। यानी सुरक्षा के दृष्टि से ये पहाड़ियां जो है कहीं न कहीं मगध को क्या करती थी? सुरक्षित करती थी, ठीक है। तो ये तो रहा मगध के भौगोलिक माने जियोग्राफिकल कंडीशन, मगध की जो भौगोलिक स्थिति है उसका प्रॉफिट मगध को क्या मिला ये हमने आपको डिस्क्राइब किया, ठीक है, कि मगध को उसकी भौगोलिक रीजन का क्या बेनिफिट दिखाई देता है, क्या लाभ उसको भौगोलिक स्थिति का है। अब देखिए कहते हैं कि आप वाराणसी को देखिए, वाराणसी नदी के किनारे तो है लेकिन पहाड़ियों से घिरा हुआ नहीं है, ठीक है। तो अन्य महाजनपदों में ये कंडीशन दिखाई नहीं देगी जो कहीं न कहीं मगध में थी। तो इस वजह से मगध जो है अन्य महाजनपदों से क्या हुआ? अपने आप को आर्थिक और राजनीतिक तौर पर मजबूत कर लिया। अब हम दूसरा कारण देखते हैं कि मगध के उदय का या उत्कर्ष का दूसरा कारण क्या है। देखिए कहते हैं दूसरा कारण है मगध का खनिज संसाधनों से युक्त होना, मगध का खनिज संसाधनों से युक्त होना, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि यहां पर जो है आपके खनिज संसाधन जो थे वो कहीं ज्यादा। आप देखिए आज के मगध की हम बात करें तो भाई बिहार का एक जिला है, ठीक, मगध वर्तमान में, लेकिन हम बात कर रहे हैं 600 BC के मगध की, मगध महाजनपद की। और यह मगध महाजनपद अगर आप गौर करेंगे तो ये इसका जो दायरा है वो वर्तमान के बिहार, वर्तमान के झारखंड, वर्तमान के छत्तीसगढ़, और आज भी आपको ये पता है कि ये वो जिले हैं जहां पर लोहा, कोयला जैसी धातुओं की प्रचुर मात्रा आपको दिखाई देगी। तो कहा जाता है कोयले के उपयोग से तो ये लोग परिचित नहीं थे, कोयले के उपयोग से परिचित नहीं थे, लेकिन लोहे का बेहतर उपयोग मगध के लोगों ने किया, लोहे का बेहतर उपयोग मगध के लोगों ने किया। तो लोहे का बेहतर उपयोग कैसे किया इन लोगों ने? कहा जाता है भाई खनिज संसाधन तो अवंती महाजनपद में भी थे, अवंती भी खनिज संसाधनों से प्रचुर था, वहां भी राजनीतिक योग्यता बेहतर थी चंडप्रदोत्त के रूप में, लेकिन फिर मगध अवंती पर भारी कैसे पड़ गया? तो उसका सबसे बड़ा तरीका यह था, कहते हैं कि भाई हर करोड़पति का बेटा करोड़पति बने ये जरूरी नहीं होता, बात समझ रहे नहीं, लेकिन कुछ करोड़पतियों के बेटे करोड़पति बनते हैं तो वो उनका अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि होती है। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो कहा जाता है कि मगध ने इस लोहे का सबसे बेहतर उपयोग किया। तो मगध इस लोहे का सबसे बेहतर उपयोग कैसे किया? भाई इस मगध ने इस लोहे का बेहतर उपयोग जो है मगध के जंगलों की कटाई में किया, मगध के जंगलों की कटाई किया इससे,
मगध के जंगलों की कटाई की गई। ठीक, कृषि यंत्रों का निर्माण हुआ लोहे से, कृषि यंत्रों का निर्माण, कृषि यंत्रों का निर्माण। आप देखेंगे इस समय ज़्यादातर जो कृषि यंत्र पाए गए उसमें आपको फावड़ा दिखेगा लोहे का, आपको कुदाल दिखेगी जिसको आप हार्वेस्टर कहते हो, आपको जो है फाल, लोहे के फाल जो हल में यूज होते हैं वो दिखेंगे। कहते हैं कि इन कृषि यंत्रों ने जुताई को क्या कर दिया, गहरा कर दिया, और जुताई जब गहरी हो गई तो नमी धारण करने की क्षमता मिट्टी की क्या हुई, बढ़ गई, और इस नमी धारण करने की क्षमता जब मिट्टी की बढ़ी तो आपका उत्पादन भी क्या हुआ, बढ़ा। तो ओवरऑल जो है इन चीजों से क्या हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई, और इस उत्पादन में होने वाली वृद्धि ने ही मगध में अन्य सारे परिवर्तनों को क्या किया, जन्म दिया। तो उत्पादन में भी मगध की क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक, तो लोहे का कृषि यंत्रों में उपयोग हुआ, साथ साथ आप देखेंगे इस लोहे का युद्ध में भी उपयोग दिखाई देगा। तो लोहा जो है ये मगध के लोगों को सामरिक सुरक्षा भी देगा। मगध जो है, लोहा जो है मगध को सामरिक सुरक्षा भी क्या करेगा, प्रदान करेगा। कैसे, तो कहा जाता है तीर धनुष बनने शुरू हुए, रथों के जो धुरे होते थे, धुरे, वहां लोहा लगाया जाने लगा, रथों के पहिए में लोहा लगाया जाने लगा। इससे क्या हुआ, इनकी युद्ध मारक क्षमता क्या हुई, बढ़ गई। तो लोहा इनके युद्ध शैली में भी परिवर्तन को जन्म दिया और इनके उत्पादन शैली में भी परिवर्तन को जन्म दिया, और एक बृहद क्षेत्र इनको उत्पादन के लिए क्या किया, प्रदान किया। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कहा जाता है मगध के जंगलों का बड़ा बेहतर उपयोग मगध के लोगों ने किया। ठीक है, कैसे, अगर गौर करें तो इन्होंने जब जंगल को काटा तो उस जंगल की लकड़ियों का भी उपयोग किया, उस क्षेत्र का तो उपयोग किया ही किया, वहां की लकड़ियों का भी इन्होंने उपयोग किया। लकड़ियों का उपयोग सबसे बेहतर आपको दिखाई देगा कब, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। कहते मगध के जंगलों से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने आपके कुम्भरहार पटना में एक विशाल जो है लकड़ी का भवन क्या किया था, निर्मित किया था। तो वह लकड़ी का भवन जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने लकड़ियों से ही बनाया था। तो लकड़ियों का बेहतर उपयोग भवनों के निर्माण में किया गया। तो कहीं न कहीं इन्होंने हर संसाधनों का बड़ा बेहतर उपयोग मगध के लोगों ने किया, और इसीलिए मगध जो है अन्य महाजनपदों से क्या था, आगे निकल गए। ठीक है, ये दूसरा कारण हो गया। अब हम तीसरे कारण की तरफ चर्चा करेंगे कि तीसरा कौन सा ऐसा कारण था जिसने मगध के विकास में अपना अहम योगदान दिया। तो तीसरा कारण हाथियों का है, हाथियों का बेहतर उपयोग, हाथियों का बेहतर उपयोग, हाथियों का बेहतर उपयोग। ठीक है, हाथियों का बेहतर उपयोग। अब देखिए ये हाथी कहाँ थे, ये मगध के जंगलों में थे। ये हाथी कहाँ थे, मगध के जंगल में। ठीक, इन हाथियों का उपयोग कितने तरीके से किया गया। पहला, हाथियों का युद्ध में उपयोग, हाथियों का युद्ध में उपयोग हुआ। हाथियों का क्या हुआ, युद्ध में उपयोग हुआ। इसके परिणाम स्वरूप सेना क्या हुई, मजबूत हुई, सेना मजबूत हुई, और सेना मजबूत हुई तो इसका मतलब जो है मगध की राजनीतिक स्थिति अन्य महाजनपदों से क्या हो गई, मजबूत हो गई। दूसरा हाथियों का मगध के जंगल की सफाई में उपयोग करना। जंगल की सफाई में उपयोग करना। देखिए कहते हैं मगध के लोगों ने हाथियों का बड़ा बेहतर उपयोग किया है मित्रों। इसका सबसे पहला प्रमाण तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके हर्यक वंश के लोगों ने या इस समय के लोगों ने 600 BC के लोगों ने, मगध के लोगों ने इसका बेहतर उपयोग किया। लेकिन अगर इससे भी बेहतर उपयोग देखना हो तो आप अशोक के समय देखेंगे।
कहा जाता है अशोक जो है मिर्जापुर के बने लाल बलुआ पत्थर से अपने अभिलेखों का निर्माण किया था और उसकी जो अभिलेख शिलाएं थी वो 50 से 55 फीट लंबी हैं और 35 से 50 टन वजनी हुआ करती थी। अब आप सोचिए, जब कच्ची सड़कें थी मौर्य वंश में, इन कच्ची सड़कों पर 50 टन वजनी इन पत्थरों को कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया। तो अनुमान किया जाता है कि उस समय इन हाथियों और ऊंटों का उपयोग जो है एक परिवहन के साधन के रूप में किया गया होगा, क्योंकि अगर हम ये कहें कि सामान्यतः नदियों का उपयोग किया गया होगा तो बहुत सारे अभिलेख जो है अशोक के ऐसे स्थानों पर भी पाए गए हैं जो लाल बलुआ पत्थर से ही बने हैं मिर्जापुर के, लेकिन वो नदियों के किनारे नहीं है। तो ये अनुमान करना पड़ जाता है कि इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हाथियों का या ऊंटों का बेहतर उपयोग मगध के लोगों ने मौर्य वंश में भी किया। और आप अगर गौर करिएगा तो कहा जाता है कि जिस राज्य विस्तार की नीति को हर्यक वंश ने जन्म दिया मगध में, वह राज्य विस्तार की नीति जो है मौर्य वंश में अशोक के समय जाके समाप्त होती है। समझ रहे हैं? तो यानी साम्राज्यवादी विस्तार जो यहां से शुरू होगा तो इसकी धारा जो है जाके कब रुकेगी? अशोक के समय कलिंग विजय से। उसके बाद जब मौर्य वंश का पतन होगा तब यहां पर क्षेत्रीय राज्यों का उदय होगा। ठीक है, तो ये जो यहां पर जो मगध का उत्कर्ष स्टार्ट हुआ, यह मगध का उत्कर्ष कब तक चलता रहा? जब तक अखंड भारत का निर्माण कौटिल्य ने नहीं कर दिया। मगध के नेतृत्व में ही अखंड भारत का निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए देखें। अब देखिए तीसरा अगला कारण हम देखते हैं इसका। अगला कारण क्यों है? देखिए अगला कारण है, अगला कारण है मित्रों, मगध का वैदिक संस्कृति से प्रभावित न होना। वैदिक संस्कृति से प्रभावित न होना। देखिए वैदिक संस्कृति से प्रभावित न होना, इसका क्या मतलब है? देखिए हमने यहां न शब्द लगाया है, इसको जरा ध्यान दीजिए। हमने कहा मगध का वैदिक संस्कृति से प्रभावित न होना, इसका मतलब है कि मगध पर वैदिक संस्कृति का प्रभाव नहीं था। तो यह किस तरह से लाभदायक बना? यानी इसको आप कैसे कह सकते हैं कि इस चीज ने, इस व्यवस्था ने मगध को प्रॉफिट पहुंचाया? कैसे? ठीक है, देखिए कहते हैं कि अथर्ववेद में, अगर आपको याद होगा, अथर्ववेद में हमने आपको बताया था कि अथर्ववेद में अंग एवं मगध का सबसे पहली बार उल्लेख आया है और अंग एवं मगध को व्रात्य क्षेत्र कहा गया है। क्या कहा गया है? व्रात्य क्षेत्र कहा गया है। व्रात्य क्षेत्र का मतलब होता है निम्न कुल का क्षेत्र। क्या होता है? निम्न कुल का क्षेत्र होता है। निम्न कुल का क्षेत्र कहते हैं इसको क्या कहते हैं? निम्न कुल का क्षेत्र कहा जाता है। अब देखिए कहते हैं कि यानी निम्न कुल का क्षेत्र कहने का मतलब था कि यहां पर वो लोग निवास करते थे जो वैदिक संस्कृति के अंतर्गत नहीं आते थे, यानी यह अनार्यों का क्षेत्र था। इसका मतलब हुआ कि ये अनार्यों के क्षेत्र था, यानी आर्यों की नजर में ये अनार्यों का क्षेत्र था। तो इसी वजह से यहां पर वैदिक संस्कृति का प्रभाव नहीं था। लेकिन वैदिक संस्कृति का प्रभाव न होना मगध को किस तरीके से प्रॉफिटेबल बनाया, यानी लाभदायक बनाया? तो उसका देखिए किस तरह से कहते हैं। वैदिक संस्कृति ये कहती है, वैदिक संस्कृति में कहा गया है, वैदिक संस्कृति में कहा गया है कि ब्याज पर धन नहीं देना चाहिए। ब्याज पर धन नहीं देना चाहिए। ब्याज पर धन नहीं देना चाहिए, ये वैदिक संस्कृति कहती है। दूसरा ये कहती है कि जल परिवहन पाप है, यानी जल की यात्रा करना क्या है? पाप है। जल परिवहन क्या है? पाप है। ठीक, अब आप मुझे बताइए, अगर मगध के लोग इस वैदिक संस्कृति के प्रभाव क्षेत्र में होते
तो वो इन व्यवस्था का अनुपालन करते, और अगर जल परिवहन को वो पाप समझते तो व्यापार कैसे करते, और अगर ब्याज पर धन लेना पाप समझते तो फिर वो पूंजी का निर्माण कैसे करते, कैसे व्यापार प्रक्रिया को आगे बढ़ाते, क्योंकि ये दोनों परंपराएं कहीं न कहीं व्यापारी के आर्थिक विकास के लिए क्या है, लाभदायक है, कहीं न कहीं व्यापारिक विकास के लिए क्या है, लाभदायक है। तो वैदिक संस्कृति का प्रभाव न होना मगध के लिए क्या हो गया, लाभकारी हो गया। इस वजह से मगध में ये व्यवस्थाएं दिखाई नहीं देती, यानी मगध के लोगों ने अंधाधुंध जो है ब्याज पर धन लिया, ऋण व्यवस्था प्रचलन में दिखाई दी, जल परिवहन उन्होंने बेहतर तरीके से किया, पानी लेना, जल परिवहन उन्होंने क्या किया, बेहतर तरीके से किया। अब देखिए कहते हैं कि ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि वैदिक संस्कृति से प्रभावित न होने की वजह से मगध को क्या बेनिफिट दिखाई दिया। अब हम बात करेंगे कि मगध जो है, मगध में क्या नवीन तकनीकों का उपयोग किया गया, या कौन सी नवीन विधा या नवीन तकनीकें आई। अगला देखिए, मगध नवीन तकनीक एवं विधि का उपयोग किया, विधि का उपयोग किया। तो कौन सी विधि का उपयोग किया मगध ने, कौन सी ऐसी नवीन विधि थी जिसका उपयोग मगध ने किया। तो चलिए अब देखते हैं कौन सी ऐसी नवीन विधि थी। पानी देना, देखिए कहते हैं मगध जो है ये गंगा के मैदानी क्षेत्र में है। ये कहाँ पे है, गंगा के मैदानी क्षेत्र में था मगध। अब देखिए कहते हैं कि इससे पहले आप देखेंगे तो धान की छिटकवा विधि आपको दिखाई देगी। धान का उत्पादन इससे पहले भी होता था, लेकिन धान की छिटकवा विधि थी, धान की छिटकवा विधि, धान की छिटकवा विधि का उपयोग किया जाता था इससे पहले। कहा जाता है कि मगध के लोगों ने धान की रोपाई विधि का उपयोग शुरू किया, धान की रोपाई विधि का उपयोग शुरू किया। अब आप देखिए रोपाई विधि आप समझते हैं, रोपाई विधि का मतलब होता है कि धान को एक बार जब आज भी आप देखिए तो एक बार धान को ऐसे छिटकवा विधि द्वारा डाला जाता है, फिर उसको उखाड़ के कहीं एक जगह पे क्या किया जाता है, दूसरी जगह पे रोपाई की जाती है। इससे उत्पादन में क्या होता है, एकाएक बड़ी वृद्धि हो जाती है। एक धान का पौधा कम से कम 10 पौधों के बराबर हो जाता है जब रोपाई की जाती है। आज भी अपने उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 2 बार रोपाई होती, डबल रोपाई उसको कहते हैं, यानी एक बार उखाड़ेंगे लगाएंगे, फिर उखाड़ेंगे फिर लगाएंगे, उसको डबल रोपाई विधि कहा जाता है। उससे उत्पादन में और ज्यादा वृद्धि आपको देखने को मिलती है। तो कहते हैं कि धान की इस रोपाई विधि ने क्या किया, धान की इस रोपाई विधि ने उत्पादन में बड़े स्तर पर बदलाव को जन्म दिया। अब देखिए ध्यान से समझिएगा आप लोग, भाई धान की रोपाई विधि क्या करेगी, उत्पादन में बड़े स्तर पर बदलाव को जन्म देगी। तो जब जिस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है वही फसल आपका मुख्य भोजन भी बनती है। और आज भी अगर आप देखें तो भारत की मुख्य फसल क्या है, चावल है। भारत की मुख्य फसल क्या है, चावल आज भी है। तो इस सांस्कृतिक परंपरा का जन्म यही 600 BC में महाजनपद काल में ही होता है, और यह व्यवस्था सांस्कृतिक निरंतरता के माध्यम से कहीं न कहीं आज तक क्या है, बनी हुई है। और आज भी चावल आपका मुख्य भोजन है। न केवल चावल मुख्य भोजन है मित्रों, अगर आप ध्यान से सोचिए तो आज भी आप बिहार चले जाओ, बंगाल चले जाओ, तो वहां पर मच्छी भात, भात माने चावल, मच्छी भात आपका मुख्य भोजन के रूप में दिखाई देता है। तो ये परंपरा आपको यहां से ही विकसित होती हुई दिखेगी। ठीक है। दूसरी चीज कहते हैं जब धान मुख्य भोजन बना
तो इस धान के मुख्य भोजन ने सबसे पहली बात तो ये कि सभी गरीब और अमीर को भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित किया। दूसरा, जब यह मुख्य भोजन बना तो इसने महिलाओं पर क्या फर्क डाला, महिलाओं पर क्या फर्क पड़ा इसका? कहते महिला पर इसका सबसे बड़ा फर्क ये पड़ा कि इस चावल को जब मुख्य भोजन बनाया गया तो महिलाओं ने इस चावल के माड़, जो माड़ होती है चावल, ये गर्म मानी जाती है, इस माड़ के उपयोग से महिला की जो प्रजननशीलता थी ये क्या हो गई, बढ़ गई। प्रजननशीलता यानी निषेचन प्रक्रिया जो है क्या हुई, बढ़ी। और जब प्रजननशीलता बढ़ी तो आपकी जनसंख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। यानी मगध की जनसंख्या में क्या हो गई, ग्रोथ हो गई। आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जब आप इंग्लैंड की क्रांति पढ़ते हैं तो इंग्लैंड की क्रांति में भी इसका बड़ा प्रभाव दिखेगा। कहते हैं इंग्लैंड की क्रांति में भी जब वहां के लोगों की खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित हुई तो इंग्लैंड की पॉपुलेशन में भी एकाएक बड़ा ग्रोथ हुआ था, ठीक। और उस पॉपुलेशन ग्रोथ का इंग्लैंड ने बड़ा बेहतर लाभ लिया था और उसी पॉपुलेशन ग्रोथ का लाभ यहाँ मगध भी लेगा। इतिहास को अगर आपको बेहतर तरीके से समझना है तो इतिहास को जोड़कर आपको देखना होगा और ये असली मजा इसका आपको तब आएगा जब आप मेंस पढ़ेंगे। मेंस में इसका असली आनंद आपको मिलेगा जब मेंस आपको पढ़ाऊंगा तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से एंसेंट हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री, ये सारी चीजें जोड़कर आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक साथ एक समान परिवर्तन को जन्म देती हैं। तो यहां पर आप देखें, कहते हैं कि इस प्रजननशीलता ने एक जनसंख्या विकास को जन्म दिया, यानी जनसंख्या की क्या हुई, ग्रोथ हुई। अब देखिए, कहते हैं इस जनसंख्या के विकास ने दो तरह से लाभ पहुंचाया, जनसंख्या के विकास ने दो तरह से लाभ पहुंचाया। एक, सस्ती श्रम शक्ति, सस्ती श्रम शक्ति मिल गई, यानी श्रम को इसने क्या कर दिया, सस्ता कर दिया। दूसरा, बाजार का निर्माण हो गया, बाजार का निर्माण हुआ। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा आप लोग, कहते हैं जब पॉपुलेशन बढ़ गई, जब जनसंख्या बढ़ी तो जनसंख्या बढ़ने के दो प्रॉफिट हुए। एक ये कि भाई काम करने वालों की संख्या बढ़ गई और जब काम करने वालों की संख्या बढ़ी यानी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई तो श्रम का जो मूल्य था वो सस्ता हो गया। भाई जैसे मान लो कि आपको कोई काम कराना है, पहले 10 मजदूर उपस्थित थे तो 10 मजदूरों को मान लीजिए आपने 10-10 रुपए दिया। अब आपके पास 100 मजदूर उपलब्ध हैं तो आप वहां पर बार्गेनिंग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो कि भाई हम 5 में कराएंगे, हम 4 में कराएंगे। और चूंकि वहां कंपटीशन ज्यादा है तो आपका जो मूल्य है, श्रम का जो मूल्य है वो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो यहां पर भी जनसंख्या ग्रोथ होने से मगध को एक सबसे बड़ा प्रॉफिट ये हुआ कि श्रम उसका सस्ता हो गया। और श्रम जब सस्ता होता है तो आपकी जो लागत होती है वो क्या होती है, घट जाती है। और जब लागत घटती है तो लाभ जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। और लाभ जब बढ़ा तो इस लाभ के बढ़ने से मगध का जो राजकोष है ये क्या हो गया, मजबूत हो गया। और मगध का जब राजकोष मजबूत हो गया तो मगध की राजनीतिक शक्ति यानी उसकी सेना क्या हो गई, मजबूत हो गई। और जब सेना मजबूत हो गई तो मगध राज्य जो है अपने को क्या किया, साम्राज्य में बदल लिया, यानी अन्य राज्यों को जीतकर अपने राज्य के स्वरूप को धीरे धीरे उसने क्या किया, एक साम्राज्य के रूप में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ज्यादा लंबा हो गया क्या, नहीं समझ पाए आप लोग? मेरी बात आप लोगों के समझ में आई कि नहीं? चलिए, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो, ठीक है। चलिए अब देखिए, दूसरी बात मैं कर रहा हूं, दूसरा बाजार का निर्माण, यानी जनसंख्या बढ़ने से एक लाभ तो ये हुआ कि श्रम शक्ति बढ़ी। और श्रम शक्ति बढ़ने का क्या प्रॉफिट हुआ उसको मैंने बताया। दूसरा, जनसंख्या अधिक होने से डिमांड भी तो बढ़ती है। भाई मैक्सिमम पॉपुलेशन अगर है तो आपके पास डिमांड क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी क्रय करने वाले लोगों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। जैसे आप अगर देखिए मॉडर्न दौर में तो कहा जाता है 2008-9 में भी वैश्विक मंदी आई थी। उस वैश्विक मंदी में चीन और भारत सबसे कम प्रभावित हुए। तो क्यों? क्योंकि चीन और भारत की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि यहाँ की डिमांड कभी कम नहीं हो सकती। इतने भूखे नंगे यहाँ पे हैं कि कुछ न कुछ डिमांड बनी ही रहती है। लेकिन इंग्लैंड को देखिए या अन्य यूरोपीय कंट्रियों को देखिए, वहाँ पर प्रोडक्शन तो ज़्यादा है
उत्पादन मैक्सिमम है लेकिन डिमांड कम है, क्योंकि उनका बाजार बड़ा छोटा है, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, तो हमेशा भारत और चीन के बाजार का उपयोग करना चाहते हैं। तो यहां पर भी क्या हुआ कि जनसंख्या के बढ़ने से मगध को एक बड़ा फायदा हुआ बाजार के रूप में, और यह बाजार जो है मगध का जो उत्पादन बढ़ा था, यानी जो उसकी प्रोडक्शन जो बढ़ा, आपूर्ति जो बढ़ी, उस आपूर्ति के लिए उसने बाजार को ऑटोमेटिक क्या किया, पैदा कर दिया। ये कीन्स का नियम है, कीन्स भी एक अर्थशास्त्री है जिसने इस थ्योरी को दिया था। तो यह थ्योरी मगध में बड़े अच्छे तरीके से लागू होती हुई दिखाई देती है। कहा जाता है कि आपूर्ति ने अपने बाजार को स्वयं ढूंढ लिया, उत्पादन बढ़ा तो बाजार ऑटोमेटिक क्या हुआ, बढ़ गया। उत्पादन कहां बढ़ा था, चावल का उत्पादन बढ़ा था ना, उस चावल के उत्पादन ने ही तो बाजार को बढ़ाया भाई। उस चावल के उत्पादन ने प्रजननशीलता बढ़ाई, प्रजननशीलता बढ़ी तो जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी तो बाजार बढ़ा। तो ये कीन्स की थ्योरी है अर्थशास्त्र में। वो कहता है ना कि आपूर्ति जो है अपना बाजार स्वयं क्या करती है, क्रिएट कर लेती है, स्वयं अपने बाजार का निर्माण कर लेती है। ठीक है, तो इतने जितने भी पॉइंट हमने आज आपको बताए हैं, ये सारे पॉइंट, ये सारा जो है जितने भी पॉइंट पे हमने डिस्कस किया, ये सारी चीजें मिलकर मगध के उत्कर्ष में अपना योगदान देती हैं। लेकिन ओवरऑल ये सारी चीजें होने के बावजूद भी अगर मगध का नेतृत्व, वहां की लीडरशिप अगर बेहतर न होती तो ये सारी चीजें अपने स्थान पर धरी की धरी रह जाती। यानी कहने का मतलब है कि आपके पिताजी करोड़ों आपके लिए छोड़ के जाएं, लेकिन आप में अगर लक्षण बुरे हैं तो आप राजा से रंक बनने में देर नहीं लगती है। तो मगध की हर कंडीशन भले ही बेहतर हो, लेकिन मगध की अगर नेतृत्व, वहां की लीडरशिप बेहतर न होती तो शायद मगध जो है अन्य महाजनपदों से आगे न जा पाता। ठीक है, और उसका सबसे बड़ा योगदान ये रहा कि मगध का बेहतर नेतृत्व, मगध का नेतृत्व, यानी मगध का जो नेतृत्व था वह मगध को क्या किया, आगे ले गया। तो इस मगध के नेतृत्व में किसका किसका नाम आएगा, बिंबिसार का, ठीक, अजातशत्रु का। दो लोगों का हम नाम जरूर लेंगे, बिंबिसार और अजातशत्रु, बिंबिसार और अजातशत्रु। तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे, कल की क्लास में, कि मगध का नेतृत्व जो है मगध को आगे कैसे ले गया। तो चूंकि ये एक बड़ा टॉपिक है, इसका अलग से हम चर्चा करेंगे, और आज यहाँ पर क्लास को रोकेंगे। मुझे आप लोगों से एक थोड़ी सी नाराज़गी ये रहती है कि आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते जाके। मुझे ये पता नहीं चल पाता कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, क्योंकि जब तक आप ये बताएंगे नहीं कि क्लास कैसी लगी, हमें भी कहीं न कहीं एक पोटेंशियल मिलना चाहिए। आपके मन में हमारे प्रति क्या चल रहा है, इसको हमें कैसे जानकारी मिलेगी। तो आप कम से कम कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट किया करिए और ये बताने की कोशिश किया करिए कि क्लास कैसी लगी। तो चलिए आज की क्लास यहाँ पर फिनिश करते हैं, कल की क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।